नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो नेता मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये हमारे पूर्व विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इनके कार्यकाल में बहुत से विकास भी हुए। ताजा जो सरगर्मियां, राजनीतिक सरगर्मियां जम्मू कश्मीर हैं, उनसे उस बारे में बात करेंगे। जुगल जी, पहला तो पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जय माता की। अमित जी, जी, मुझे भी पहली दफा मौका मिल रहा है। मुझे नहीं पता था कि आपका भी पंजाब केसरी वालों ने ये पोर्ट्रेट शुरू किया है। अक्सर हम पेपर पढ़ते थे बचपन से ही, पंजाब केसरी तो उसको तो बड़ा फेमस पेपर है ये। लेकिन आज पहली दफा मैं आपके सामने और आप पंजाब केसरी के चैनल के सामने आ रहा हूँ। जय माता की, बहुत बहुत शुक्रिया। जिला रियासी की बात करेंगे सर। आपके कार्यकाल में बहुत से विकास हुए। दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो रह चुके हैं, जिन्हें अगर आप एज एमएलए बनते हैं तो उनको प्राथमिकता देंगे। देखिए, ऐसा है कि काम एक ऐसा होता है कि मन होना चाहिए काम करने के लिए। तो जैसे हमने पहले आप कह रहे हैं कि काम किए हैं, वो तो लोगों के पास सारी जगह लिस्ट है। चाहे किसी गांव में चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, सबसे बड़ी बात तो आपके पास सीधी सीधी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट बनाए हमने, कॉलेज बनाई, तहसीलें, ब्लॉक, रोड्स जितनी थी। हमारा रोड कनेक्टिविटी बड़ी कम थी रूरल एरिया के अंदर। खासकर दो ही रोडें थी, एक जो जहाँ से आप रियासी कटरा जहाँ पौनी साइड पे चले जाए, उसके आगे पीछे ब्रांचेस बड़ी कम थी। तो जरूरत थी, हमने उस वक्त 2002 से लेकर 8 तक जो हमें मौका मिला सरकार में हम थे, और उसमें शुरू में पीएचई के काम थे, फिर टूरिज्म के काम थे, या फिर जितने भी हमारा फोकस था उस हिसाब से हमने काफी काम किया। और फिर हमारा सबसे बड़ा फोकस था कि वैष्णो देवी एक ऐसा रिलीजियस स्टेशन है कि यहाँ यात्री आते हैं। तो हम सोचते थे कि यात्री बाहर चला जाता वापस हिमाचल में, तो हमारी कोशिश थी कि उनको यहाँ पर रोका जाए। रोकना मीन्स कि उनको यहाँ एरियाज डेवलप किए जाए। तो उसमें भी हमने, जैसे आपको सब मालूम है कि नौ देवियां, सियाड़ बाबा, धनसर, शिवकोड़ी को बोर्ड बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किए करवाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बनाया। तो इन सब चीजों में हमने उस वक्त पार्टिसिपेट उसमें अच्छे तरीके से किया। और सबसे बड़ी बात थी कि डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, फिर ये खतरा था कि डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस कहीं दूर ना बने रियासी वालों का। हम लोग का कोई सबका था, हम भी थे उस वक्त बाहर थे जिस वक्त, तो हम भी डिमांड करते थे डिस्ट्रिक्ट की। जब आजाद साहब आए तो उन्होंने डिस्ट्रिक्टें दी, तो सबसे बड़ा ये क्यास लगाया जाता था, क्योंकि हमारा एक इरिगेशन का दफ्तर था किसी वक्त पे, वहां बना था दरमाड़ी में, तो वो वापस नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि डिस्ट्रिक्ट दरमाड़ी चला गया तो हम लोग सारे मारे जाएंगे। जैसे आपका गांव जो पैंथल है, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे कि हमने रियासी नहीं जाना क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट दरमाड़ी बनेगा। तो ये सारी चीजें, गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी मेहरबानी से उनका एक अच्छा विजन था उनका और एक अच्छी सोच थी। उसके मुताबिक यहां तक रियासी की बात कर रहा हूं मैं, उस हिसाब से हमने डेवलप किया। उसमें कोई एक भी चीज अगर आप गिनेंगे तो मेरे ख्याल। अब यहां तक आपने कहा कि आगे का, उसके बाद मैं अपर हाउस आया, तो वो जो काम मेरे से रह गए थे, हमने कोशिश की उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी हम कई जगह पर जाते हैं तो देखते हैं वही काम चल रहे हैं। तो चलो, मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आज एक काम करने से, एक गांव के अगर आप कहीं पानी की स्कीम देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10-20 साल 30 साल वो स्कीम चलेगी। स्कीम चलती है, लेकिन वहां पॉपुलेशन बढ़ जाती है और जरूरतें बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो हमने पहाड़ी इलाके में वहां के एरिया में रोड्स दी हैं, तो ये नहीं है कि जो हमने 4 5 6 7 10 रोडें बनाई हैं, उसके बाद उनको और रोड को कनेक्टिविटी जोड़ने की भी जरूरत है, ब्रांचेस निकालने की जरूरत है, दाएं बाएं जाने की जरूरत है, तभी जाकर वो पहाड़ी इलाका हमारा जितना भी है, आगे भी हमने उसको बाहर निकाला है। और भी जरूरतें हैं। इसी तरीके से अगर आप कटरा के अंदर चले जाइए, हमारा कमर्शियल टोन है, कटरा के अंदर भी ऐसा है कि हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, जैसे हम बिजनेस करते हैं, कोई भी है। तो यहाँ जब गवर्नमेंट फैसला लेती है, अगर यहाँ का एमएलए सुस्त हो, एमएलए को मालूम ना हो, जहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे कोई भी हो, म्यूनसिपलिटी का कारपोरेटर हो, चेयरमैन हो, एमएलए हो या एमपी हो, अगर वो इंटरेस्ट ना ले, तो इन कमर्शियल स्टेशनों में, कमर्शियल जो एरियाज हैं, इनमें हमें नुकसान पहुंचता है। तो वो ये जहन में होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे टाइम पे सबसे बड़ी लड़ाई थी बस स्टैंड की, तो हमने ये सोचते थे कि बस स्टैंड वहां होना चाहिए जहां लोगों को फायदा हो। और आज हम देख रहे हैं कि जैसे हम, अभी तो हम, सरकार तो इनकी एलजी है जहां पर ड्यूटी में गवर्नर रूल है, तो जो बस स्टैंड का नक्शा था वो सारा चेंज कर दिया। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दे दिया, भाई वो बनाएंगे। तो जब वो बस स्टैंड बनाएंगे तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज रखेंगे, बाहर के लोग भी लेंगे, सभी टेंडर होंगे, तो जो हमारा कारोबार है उससे फर्क पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वक्तन बेवक्तन काम हमने किए भी हैं, लेकिन आगे भी जरूरत है। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि अभी तो आपने मुझे सीधा पूछा कि आप क्या करेंगे। अब मैं जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, जब मुझे लोग कहेंगे कि भाई आपको वोट देंगे, हम इलेक्टेड होंगे, तो फिर हम आगे सोच सकते हैं वो जरूरत के मुताबिक। अभी जरूरतें हैं, चाहे हमारी नौजवानों की बेरोजगारी की लगा लीजिए, चाहे डेली वेजर्स की लगा लीजिए, चाहे डेवलपमेंट की लगा लीजिए। जैसे मैंने आपको कहा
कि अभी हमने अगर 15 साल पहले कहीं रोड्स बनाई है तो रोड की जरूरत है, और जरूरतें हैं, वहां पर ब्रांचेस की जरूरत है। पानी की स्कीम दी है तो पानी की आज शॉर्टेज है। अब किसी गांव में मैंने कहीं कुछ ऐसे गांव थे, जैसे आप हमारे पास चले जाइए, लटोरी धनोड़ी गांव है, एक टाइम था कि वहां पानी 4-4 5-5 किलोमीटर से लाते थे। आज आप उस गांव में पूछेंगे तो पानी, वो कहते हैं जो पानी जुगुल जी के टाइम पे आया वही पानी हम पी रहे हैं। लेकिन अब शॉर्टेज शुरू हो गई है, उसको बनाने की जरूरत है। आप अपने गांव में देख लीजिए, जब हम आए तो आपके गांव में 2-3 लाइनें हमने और लाई, जो बाई ग्रेविटी, तो आज वहां भी जरूरत है। तो इसलिए जैसे जैसे आदमी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके लिए काम की जरूरत है, काम करने वाला चाहिए। जब उसका मन काम करने का होगा तो काम आते भी रहेंगे, और काम नजर भी आते रहेंगे, और काम करना भी चाहिए। मैं जहां पे आपको रोकूंगा, कटरा जो है पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है, पर पिछली जो सरकार रही है, हम ये कहना उचित समझेंगे कि वो पर्यटन को बढ़ावा देने में हम जिला रियासी में नाकाम रही है। क्या कहें? नहीं, अब मुझे पता नहीं किस सरकार के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन मैं यहां तक समझता, जो हमारा वक्त आया था, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहां पर हमारा फोकस था कि यात्री को रोका जाए। आज जैसे हमारा पहले फोकस था, तो उसमें हमने कोशिश की, यहाँ शिवखोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बनाया, गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके हाथों से बनवाया। अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, लास्ट में उनकी सरकार भी चली गई, लेकिन लास्ट जो था 50 अगर बिल थे तो उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बना उस वक्त। इसी तरीके से आप दूर क्या जाना, आप नौ देवियों में चले जाओ तो वहां हमने डेवलप किया। उस वक्त धनसर में रोड नहीं थी, धनसर का बनाया, सियाड़ बाबा बनाया, टूरिज्म डा बंगला रियासी में अगर आप देखेंगे वहां पर बनाया, एक अच्छा व्यू है। तो ये हमारा फोकस था कि यात्री जो आए यहाँ पर रुके। लेकिन जहां जरूरत है कि कुछ और करने की, जो आप कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके करने के लिए कि कम से कम अगर 1 करोड़ यात्री यहाँ आता है तो कुछ ऐसे काम करें, हम ऐसी चीजें बनाएं जिसके पास पावर है, जो जिसको लोग चुने। ये सारा आ जाकर सारी चीजें निर्भर करती हैं लोगों के ऊपर, कि लोग किसको अपनी रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, किसको सरकार में लाते हैं, कौन सी सरकार बनती है, काम करने वाली बनती है या खाली भंगड़े डालने वाली बनती है। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आज हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा पहले वाला वक्त भी अच्छा रहा। आज गुलाम नबी आजाद साहब को हमने मजबूर किया, मनाया उनको, पार्टी में काफी इश्यूज थे। उसके बाद हमने महसूस, आजाद साहब ने भी महसूस किया कि जो काम उन्होंने किए थे लोग चाहते हैं उनको। आज भी देख लीजिए कि आज जहां जहां जाते हैं कि लोग उनको खुश हुए हैं उनके फैसले से, और अब उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी बना दी। अब मैं जहां तक समझता हूं कि रियासत के अंदर सब जगह से एक ही शोर है कि गुलाम नबी आजाद साहब किसी ना किसी तरीके से रियासत को संभाले, ड्यूटी को संभाले, और ड्यूटी के बाद रियासत बनाए। हम तो चाहते हैं पहले ही रियासत बने, वो तो दिल्ली पे निर्भर करता है कि दिल्ली वाले किस टाइप का फैसला लेते हैं। लेकिन यहां तक मैं समझता हूं कि जो आपने बात कही मुझे, कि अगर यहाँ पे, अब जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ पे मुझे पूछे कोई, तो यहाँ पर एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पे कटरा के नजदीक, तो इसका मतलब कटरा को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मेरी बात कोई सुनेगा दूसरी पार्टी वाला, जिनकी सेंटर में सरकार है, तो उनके कान खड़े हो जाएंगे, ये मोदी जी कर सकते हैं तो करें। इनके एमपी हैं जहां पर सेंटर में बैठे, बनाए जहां पर एयरपोर्ट। वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उनका उनका एमपी का लगाव जो है वो जम्मू के साथ ज्यादा होगा, कि जम्मू को नुकसान हो जाएगा। कोई कहीं नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ समझने की बात होती है। आज देख लीजिए, जहां ट्रेन जा रही है श्रीनगर, कटरा में जहां स्टेशन बना है, तो कटरा में अगर बेनिफिट स्टेशन आ रहा है तो इसका मतलब जम्मू में नुकसान, जम्मू में कुछ और कारोबार निकल आएंगे, उसमें से और सोर्सेज बन सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर कोई समझो कि इसके आगे स्टेशन जाने से कटरा को नुकसान होगा, तो वो कैसे रोक सकते हैं? ये विजन होना चाहिए। ये विजन के बिना, जिसका जिसका इंटरेस्ट ना हो, दिलचस्पी ना हो, विजन ना हो, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो आगे डेवलपमेंट नहीं करवा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कटरा के अंदर बहुत जरूरत है इस यात्री को रोकने के लिए। जैसे हमने अभी परिक्रमा शुरू की माता जी की, ये ठीक है कि हमारी आस्था थी, हमारी सोच थी, हमारा मन था, लेकिन उसके साथ साथ अगर कटरा में परिक्रमा, जब वैष्णो 33 करोड़ देवी देवते हैं, यहाँ वैष्णो माता महाकाली, वैष्णो माता सरस्वती साक्षात बैठी हुई है। यहाँ कितनी यात्री जाते हैं, माता टेकते हैं। आप भी जाते हो, महीने 15 दिन में एक चक्कर लगाते हो। 33 करोड़ देवी देवता है, भैरव बाबा है, देवी पिंडियां हैं, भूमिका मंदिर है, सूर्य कुंड है, रसानी गुफा है। इसके अंदर आप चले जाइए, इस पूरे त्रिकुटा पर्वत में कितने देवी देवता हैं। तो हमने एक 3 साल से पहले की थी। आज हमें खुशी है कि मां भगवती ने हमें आशीर्वाद दिया, हमने परिक्रमा की अभी फर्स्ट नवरात्रा में। उसका मकसद उसका मकसद तो हमारा है कि परिक्रमा हमने आस्था के साथ की है। कहते हैं हमारे शास्त्र में कि कभी भी कोई पूजन करो, कभी भी कोई माथा टेको, तो परिक्रमा लगाने से उस हवन कुंड की या उस देवी देवता की तो आपको फल प्राप्ति होती है। हमने भी की। तो जहां तक मैं समझता हूं कि ये भी एक हिस्सा है कटरा की उन्नति के लिए, कि कटरा के अंदर यात्री स्टे करें। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सिर्फ ये हम वोट लेने के लिए धर्म की बात करें तो वो पोट्री अलग है, वो टीम अलग है, हम उसमें नहीं है।
अब जैसे हम नवरात्र फेस्टिवल करते थे, हम उस आस्था से करते थे कि माँ के साथ जुड़ा हुआ। ये नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते थे कि हमने इसमें से गुडविल कमानी है। मैं एमएलए मिनिस्टर भी रहा, उस वक्त आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें कि हमने सबको बीच में शामिल किया था। इस तरीके का काम नहीं किया था कि हमें आधे निकाल दिए जाए। यहां तक मैं समझता हूं कटरा के अंदर कुछ अनासर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कटरा की डेवलपमेंट में अड़चन डालते हैं, धर्म के नाम पे और बोर्ड के नाम पे। तो मैं यहां तक समझता हूं, आपने बात पूछी, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। जहां तक परिक्रमा का आपने पूछा, मैं कहूंगा कि बड़ा आनंद आया। मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे साथ 50 लोग थे जो परिक्रमा में गए हुए थे, और आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। और यहां तक कटरा वैष्णो देवी की जो ऊपर भवन की हमने परिक्रमा की माता की, तो बड़ा आनंद आया। वहां लोग जितने भी थे, जगह जगह पे हमें रोका, जगह जगह पे जो उनके पास था उन्होंने दिखाया, हमें चाय पिलाई, किसी ने खीरे लगे हैं उसकी खेती बाड़ी में खीरे खिलाए, अनारदाना, जैसे आप सुन रहे हो चैनल में आ रहा है। तो जगह जगह पे हमें रोका, 4 5 6 जगह पे रोका। पहले हमें ग्राम मोड़ पे रोका, हमने वहां चाय पिलाई, वहां जो पंचायत के सरपंच थे राजकुमार जी, उन्होंने रोका, सब लोग इकट्ठे हुए थे, वो भी बड़े खुश हुए कि अच्छी एक सोच है। उसके बाद डंगा कोट, चराला कोट, जहां पैदल रास्ता था वहां पे भी। तो बड़ा हमने परिक्रमा सुबह 7 बजे जहां से शुरू की, शाम को 8 बजे हम जहां माता के चरणों में दोबारा माथा टेका। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी जरूरत हैं जो कटरा की बेहतरी के लिए। आज कटरा सर्व सुखी नहीं है, मैं अगर कहूं तो 70% लोग आज भी हैंड टू माउथ है यहाँ पर अंदर में। ये अलग चीज है कि अगर 30% खुश है तो उससे ये लगता है कि कटरा सर्व सब संपन्न है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत है करने की। तो अब मैं तो आपको बता ही सकता हूं, लेकिन सुनने वाला हो सकता है वो अपनी शेखी मारे, क्योंकि उसने गले में पटका डाला हुआ है, उस पटके से वो नाच रहा है। लेकिन कटरा के अंदर हमें कई दफा खतरा लगता है। कई दफा हम देखते हैं कि अगर यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर बस स्टैंड मिला, भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी रोड बनाती है तो वो उस पर रोड टैक्स इंपोज करती है। जो अच्छी रोड बनाएगी उस पर टैक्स लगाएगी। आज बस स्टैंड अगर वो बनाएंगे, अगर 200 400 500 करोड़ रुपया लगाएंगे, तो वो 10 उसमें से 400 के बजाय वो 800 करोड़ रिकवर करेंगे। तो 800 करोड़ अगर रिकवर करेंगे, वो तो यहां से पैसा ले जाएंगे। जो आज हमारे पास मार्केट के अंदर बिजनेस है वो सारा सक कर लेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सी चीजें जरूरत हैं, मैं जहां तक समझता हूं। अपना वैष्णो देवी में 80 लाख के करीब प्रतिवर्ष श्रद्धालु पहुंचते हैं, पर इन श्रद्धालुओं को यहाँ पे लुभाने के लिए, डोगरा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकारों के टाइप कुछ नहीं किया गया। अगर आप कुछ आगे एमएलए बनते हैं या सरकार में आते हैं तो किस तरह के प्रयास रहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि करने को तो बहुत कुछ है। अब जहां हमें जो वक्त मिला तो हमने किया, जो मैंने आपको बताया। हालांकि जो आपने बात कही हमारा था, कुछ ऐसी मंशा थी कि हम ऐसा करें। जैसे आप यहाँ पर राजस्थान में चले जाइए तो वहां पर कुछ ऐसे, दुबई में चले जाओ तो ऐसे विलेज टाइप बना देते हैं जहां पर वहां की अपना कल्चर, अपना जितना भी हैंडीक्राफ्ट या वो चीजें सेल भी करते हैं और वहां पर अपना शो भी करते हैं, जिससे कि लोग वहां पर जाते हैं। आज उस वक्त हमारा कंसेप्ट था, एक दफा हमने सोचा था कि यहाँ सोई कनाल जगह देखकर, तो वहां पर रास्ते में जैसे कटरा शिवखोड़ी में जहाँ किसी भी एरिया में देखकर एक गांव सा बसाया जाए, वहां पर हैंडीक्राफ्ट या जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन होती है वहां पर एक स्टॉल लगाया जाए, वहां मैन्युफैक्चर भी हो रही हो, साथ में छोटा सा शोरूम हो, तो वहां पर उसमें दिखाया, उसमें सेल आउट भी हो, और शाम को वहां पर सारा टूरिस्ट एक जगह पे इकट्ठा हो। ये अक्सर सभी टूरिस्ट प्लेसों में होती है, इकट्ठा हो, वहां का कल्चर देखे, वहां का खाना खाए, और वहां रौनक चहल पहल हो, वहां पर कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहे हो हमारे कल्चर के, जो आपने पहली बात की। ये हमारा कंसेप्ट था। फिर हमारा वहां नहीं हुआ तो फिर हमने सोचा वहां पर पैंथल में आपके वहां पे पार्क बनाई हमने। हमारा वहां भी था, भी हम छोटे स्केल में करें, जो यात्री यहाँ ठहरा उसको भेज सकते हैं वहां पे जाने के लिए। ये सारी बातें तभी आ जाती है जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका अच्छा हो, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। जिस वक्त आप धर्म के नाम पे वोट देंगे, जिस वक्त आप दिल्ली के नाम पे वोट देंगे, मोदी जी के नाम पे, तो फिर आप एक्सेप्टेशन करेंगे, फिर वही मिलेगी कि आप सोते रहो, जिंदाबाद कहते रहो, जय माता दी बोलते चलो, फिर वही मिलेगा आपको। अभी तक जो हमारी जिला रियासी का ही पार्ट है देवी पिंडी, पर्यटकों से अछूता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि मेरे पास आए थे आपके, शायद आप जाकर पूछिए उनसे कि आपके जो बिजनेस सेंटर है, अब बिजनेस के उस वक्त, एक तब जब मैं एमएलए मिनिस्टर था, तो उन्होंने मेरे पास आए कि हमें मेरे पास सुझाव लेकर आए थे कि देवी पिंडियां डेवलप होनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा मैं देवी पिंडियां नहीं करूंगा, 4 चीजें और भी करूंगा। तो वो कहते हैं अगर वो आप 4 चीजें करेंगे, ये वैसे मैं हंस रहा हूँ, वो उनसे मैं उनके साथ में वो ये नहीं कह रहा हूँ कि गिला कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप 2-4 काम जो मैंने उनको बताया कि मैं करूंगा, तो वो कहते हैं अगर ये करेंगे तो हम सारा पैंथल आपके साथ चलेगा। ये उन्होंने खुद कहा, जो बिजनेसमैन थे। हालांकि मुझे पता था कि ये नहीं करेंगे, वो प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त, आप पूछना जाकर। मेरे घर पे आए थे सभी व्यापार मंडल, उस वक्त छोटा सा सर्कल था।
तो जब वो आए तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने देवी पिंडिया की आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो, रोड सैंक्शन की हुई है, रोड जो थी उसका पैसा दिया था। अब ये बदकिस्मती रही कि मैं निकल आया तो उसके बाद फॉलो अप ठीक नहीं हुआ, जो एग्जिस्टिंग रोड थी उसी को वाइडनिंग शाइडनिंग करके ब्लैक टॉप किया। फिर दूसरा वहां पानी की दिक्कत थी, मैंने पानी के लिए जो सारा था उसको मैंने टैप से वो करवाया अपने ढंग से। तीसरा वहां पार्क मैंने अपनी मर्जी से मन मर्जी से करवाया, जहां आज आपके लोग जो बुजुर्ग हैं, बिल्कुल सुनिए ना, वहां सैर करते हैं, और जो सैर करने वाले हैं जो बीमार हो चुके हैं अब, वही लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि जुगल ने यहां से पैसे कमा लिए। नहीं तो आप पूछना उनको जाकर, अगर आपको नजर नहीं आए तो मैं कान पकड़कर उनको आपके सामने रखूंगा। तो वो लोग अपोज करते थे। इसके बाद तीसरा मेरा था कि टारगेट, मैंने देवी पिंडिया का आपको बताया, फिर मेरा था कि मैं कालका माता का जो मंदिर है वहां टूरिज्म का पैसा लगाकर उसको डेवलप करूं। लेकिन वहां मैंने कुछ वो एक दो चीजें काम किए वहां पे, उसके बाद नहीं हो सका। इसी तरीके से जो बाकी डिमांड थी, वहां के 10+2 स्कूल होना चाहिए। इसी तरीके से मेरा मन था कि मैं कुछ और भी काम करूं, आपका तालाब था उसकी डेवलप करना था। तो ये चीजें मैंने उस वक्त की और भी बहुत सीखी। उसके बाद तो फिर मैंने वहां पर 2 ब्लॉक और तहसील भी दे दिया। लेकिन हमारी मंशा ये थी कि हम इसको डेवलप करें एरियाज को, जिसमें कि वहां हो। और मैंने पहले कहा कि जो चैंबर के आपके आए थे उस वक्त, जो बिजनेस कम्युनिटी के जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो खुद कहते थे कि हमने मांगा एक था, इन्होंने 4 चीजें कर दी हैं। लेकिन अब वो कहा कहते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हमारी खुराक क्या होती है पॉलिटिकल आदमी की। पॉलिटिकल आदमी की, अब जैसे कई दफा मैं भी कहता हूं यार छोड़ो, पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल खराब ये होती है कि जो आदमी काम करता है, हम लोग पब्लिक का सरमाया होते हैं। मुझे अगर पॉलिटिक्स के अंदर एमएलए बनने में या लीडर बनने में 30 साल लगे, 40 साल लगे, मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं एमएलए पॉलिटिकल बनने के लिए। ये नहीं है कि मैं पैसे के बल पे बना हूं। मैं हो सकता है मुझे घर से डांट पड़ती होगी, मैं कहीं लोगों के काम के लिए जाता हूं। जब मैं हो सकता है कहीं कोई टाइम डिवोट करूं तो मैं अपने मेरे बच्चों को परेशानी हो, मेरी मिसेज को परेशानी हो, मेरी फैमिली को परेशानी हो। ये सारा करने के बाद एक आदमी, हम प्रॉपर्टी का, हम पब्लिक का सरमाया बन जाते हैं। उस सरमाए को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि ये धर्म की बात करता या नहीं करता। हालांकि मुझसे बड़ा धर्मी कोई नहीं हो सकता। मैंने सीधा कहा कि इनमें से जो आदमी बगवी रंग के कपड़े डालता है, उसको पूछोगे कि क्या छिपखोड़ी में आपने बनाया तो क्या आप उसको मानते? मेरी कभी वो बात ही नहीं माने कि जुगुल जी का हिस्सा है कुछ, या कोई कहेंगे कि ये धर्म की बात करते। हम अपनी पार्टी के अंदर रहकर धर्म उनसे ज्यादा मानते हैं। माता की परिक्रमा करवाई, किसी ने सोचा था इस किस्म का? धनसर में हमने काम किया, हमने धर्म के नाम पे किया है, लेकिन हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। ये आदमी ने, जो वोटर देने वाला वोटर है, ये उसकी सोच होनी चाहिए कि अगर इसकी सोच ऐसी है तो हम क्यों ऐसे आदमी को छोड़ दें। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आपके द्वारा मैं अपनी पब्लिसिटी ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे बाद भी कोई लीडर आएंगे, ये थोड़ा कि मैंने रहना है। लीडर वो चुनना चाहिए, वो आदमी होना चाहिए जो लोगों को 24 घंटे आपको काम, आपका कभी जरूर, अब तो काम रहे नहीं, लेकिन कम से कम जो ऐसे फैसले करे जिससे लोगों को फायदा हो। आज देख लीजिए आप जो फैसले करते हैं। आप मुझे बताओ, मैं एक दिन सुन रहा था महाराजा हरि सिंह जी का क्या नाम है उसका, छुट्टी के दिन था, तो आपके हमारे विधायक रहे नंदा जी, वहां वो भाषण दे रहे थे। वो कहते थे कि, मैं आपको बड़ी मजेदार बात, अगर वो सुन रहे तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं। वो कह रहे थे कि यहां जो डिस्ट्रिक्ट था 47 से पहले डिस्ट्रिक्ट था, मुझे भी पता, उनको भी मालूम है, अच्छी बात कही उन्होंने। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि डिस्ट्रिक्ट था, और ये डिस्ट्रिक्ट जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ले गए थे और शेख साहब ले गए थे, इन्होंने उड़ा दिया, जहां से डिस्ट्रिक्ट उड़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट यहां था और चला गया, ये मैं मानता हूं। लेकिन वो वकील रहे हैं, एक अच्छे लायर रहे हैं। उनको ये बात कहने से पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए था। इतिहास ये कहता है कि यहां पर देश के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर थे। दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और यहां पे शेख प्राइम मिनिस्टर था, जिस वक्त यहां डिस्ट्रिक्ट यहां से उठाया गया। मुझे बताओ कि दिल्ली से किसी ने आना होता था, परमिट चाहिए था, वहां परमिट के बिना यहां आ नहीं सकता था। तो उस वकील को पूछो, नंदा जी को, कि यहां से शेख साहब ने डिस्ट्रिक्ट उठाया या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया? कभी आप सुने उनका भाषण? मैंने सुना था। तो इसका मतलब कितने अक्लमंद हो सकते हैं वो लोग, पब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे, वो पब्लिक की सेवा करेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट जो गया था वो शेख साहब ने लिया, शेख जहां पे प्राइम मिनिस्टर था, यहां पर सदर रियासत था डॉक्टर करण सिंह। और जब 48 में डिस्ट्रिक्ट यहां से उठा, वो शेख ने उठाया। जैसे अभी डिलिमिटेशन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी इधर से इधर से उधर से उधर से जा रही हो, उसने किस तरीके से उठाया, ये वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूं, मैं उसी को दोषी मानता हूं। लेकिन मैं उसी को दोषी मानता हूं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट हमने दिया है, वो डिस्ट्रिक्ट फिर कहते हैं नहीं जी, वजीर कमीशन से हमने स्ट्रगल की, वजीर कमीशन बना। जब इन्होंने स्ट्रगल की 88 में बंद हो गई। ये तो थे नहीं, इनके पिताजी ने स्ट्रगल की थी, ये दोस्तों के छोटे थे मेरी तरह ही बेचारे। लेकिन चलो हम मानते हैं कि हमने भी स्ट्रगल की, इन्होंने भी स्ट्रगल की है। 88 में वो फाइल बंद हो गई। फिर 88 के बाद वजीर कमीशन, कहते हैं ये वजीर कमीशन की रिपोर्ट थी, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट, फिर कहते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट थी, 8 डिस्ट्रिक्टें आ गई। तो उस अक्लमंद को पूछो कि वो अगर 3 की 8 डिस्ट्रिक्टें आई हैं तो वो वजीर कमीशन तो रहा नहीं,
फिर तो वो गुलाम नबी आजाद कमीशन था। इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ लोग वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक, मुझे इस बात को छोड़ो कि मैंने पहले ही आपको कहा डिस्ट्रिक्ट तो धर्माड़ी की ख्वाब देते थे लोग, सारे डरते थे, हमने तो यहां लाया। अब यहां तक मैं आपको बताऊं, इन्हीं की पार्टी के लोगों ने पैंथर में वहां पर वो बाल कटवाए थे, पदरें करवाई थी, कहते थे कि हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन मैं उस बात को टच इसलिए कर रहा था कि सबसे बड़ी बात जो थी, ये शेख साहब ने अगर उस वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर यहां से उठाया था, जो भी मूर्ख ये बात कहे कि डिस्ट्रिक्ट जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, तो मेरे ख्याल वो उससे अब ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। तो यहां तक मैं समझता हूं, जो आपने मुझे पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया। आज जहां पर चाहिए कि जो लोग, जिसको भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने, चाहे वो पेंच बनाए, बोर्ड कारपोरेटर बनाए, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी रियासी का बनाए, कटरा का बनाए, एमएलए बनाए, एमपी बनाए, लेकिन वो आदमी होना चाहिए जो लोगों के काम करे। लेकिन वो इस अंदाज से, मैं आज इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं कहूं कि गुलाम नबी आजाद साहब मेरे लीडर हैं, तो आजाद साहब के नाम पे वोट दो। नो डाउट कि आजाद साहब के जो काम किए उस पर होने नहीं चाहिए, लेकिन मेरी भी तो काबिलियत देखनी चाहिए कि क्या ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज यहाँ जो लोग आते हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर टोपियां, वो अपनी अपनी, किसी ने कोई पगड़ियां डाल रखी हुई है, किसी ने पटका डाला हुआ, वो सब कह रहे हैं जी बस ये मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मुझे बताओ, जब काम पड़ जाता है मोदी जी को कहां ढूंढ रहे हैं? अभी देखिए बारीदार 8 साल से ढूंढ रहे हैं, वो भी अभी तक 8 साल से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वोट हम दे देंगे तो कहां से ढूंढ रहे हैं इन लोगों को? ये मन भी होना चाहिए काम करने के लिए। जो आपने पूछा मैंने आपको उत्तर दे दिया। अब ये पार्टी की बात चली है तो पार्टी में बात करते हैं। आजाद साहब दोबारा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई गई है, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस को छोड़ के उस पे जाना? नहीं, दोबारा नहीं बनाई हमने। एक जो हमारी कन्फ्रंटेशन थी पार्टी के अंदर, ये 2-3 साल से चल रही थी, हमने कई दफा अप्रोच की वहां लीडरशिप के ऊपर। ये तो आजाद साहब का तो बाद में आना हुआ। हमने कई दफा कहा कि हम मिलना चाहते हैं, यहाँ पार्टी खत्म हो रही है, यहाँ से मैक्सिमम लीडर जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली जो हमारा हाईकमान थी, वहां जो सुनने की या उनकी सुनवाई वहां कुछ नहीं हो रही थी। हम बात करना चाहते थे कि यहाँ पर लोग चाहते हैं कि हम, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में इलेक्शन में लोगों से डिमांड की थी, कि लोगों को कहा था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां साल की लगाऊंगा। उन्होंने कहा था कि नहीं जी, आप जैसे हमारी रियासी का ही ले लो कि प्यारी और वारीदारों का मसला हल करवाऊंगा। बहुत सी बातें वो कहते थे, हम कहते थे हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर यूनिट अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वहां दिल्ली के अंदर ये हो गया था कि वहां राहुल जी के आगे पीछे कुछ लोग ऐसे थे, वो सुनते ही किसी के नहीं थे। हमारे साथ होता था, लेकिन जिस वक्त जो लीडरशिप, हमारी लीडरशिप जो अभी आजाद साहब आए हैं, जब इनके साथ भी होने लगा, तो इन्होंने कहा कि यहां पर मैं अगर रहा तो मेरा दम घुटेगा, तो बेटर ये रहेगा कि हम अपनी अलग से पार्टी बनाएं। और हमसे बात की उन्होंने, उनका फैसला था, हमने कहा जो आप फैसला लेंगे। क्योंकि आज की डेट में रियासत, जो उस वक्त पहले रियासत थी ड्यूटी के अंदर, आज की डेट में लोगों को है कि अगर कोई इसको वापस रियासत ला सकता है तो वो गुलाम नबी आजाद साहब रियासत ला सकते हैं स्ट्रगल करके। दूसरा उनका था कि अगर इसकी जो सेफ्टी कर सकता है कोई रियासत की, या हम लोगों के राइट्स की, तो वो गुलाम नबी आजाद साहब कर सकते हैं। आज आपने देखा है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने जब फैसला किया, हम सब लोग उनके साथ चले गए। 95% तो पार्टी इस तरफ आ गई है। और आज जो आजाद साहब का जो मनसूबा, जो सोच है, उसके मुताबिक जो जनरल पब्लिक इस वक्त सोच रही है कि सबकी तवक्को, सब, अब हम अगर कांग्रेस में रहकर अगर वोट मांगने जाते तो शायद लोग नहीं देते। लेकिन आज मैं समझता हूं कि लोग उनके बिना पार्टी बनाए ही, अभी उन्होंने सोचा ही था तो कितनी भीड़ थी, चारों तरफ भीड़ थी, चाहे आप जम्मू की लगा लो, श्रीनगर की लगा लो, या किसी जगह पे भी आप लगा लो। माना जा रहा है कि नेता जो है कांग्रेस के वो साथ है, वर्कर कहीं ना कहीं कांग्रेस साथ, क्या कहें? नहीं, वर्कर आपको अभी तो कहाँ, अभी तो कांग्रेस की नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग यहाँ आ चुके हैं आजाद नेता, आजाद क्या नाम है इसका, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में। अब यहां तक वर्कर की है, वर्कर तो साथ वर्कर, जब वहां आपको 20,000 आदमी मिला वहां पर आजाद साहब को, बिना, जब वो सीएम नहीं थे, जब वो उनके पास कोई ओहदा नहीं था, उनको रिसीव कर कर उनकी रैली में इकट्ठे थे, तो आप वर्कर किसको कहते हैं? वही वर्कर थे ना 20,000। ये सिर्फ जम्मू रीजन की बात बता रहा हूं। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अभी तो हमारी पार्टी लॉन्च हुई है, अभी तो जुमा 4 दिन हुए हैं। अब जैसे 4 दिन से अगर पार्टी बनी है, जुमा 4 दिन से, तो अभी आपको नजर आ जाएंगे। अब जैसे अभी 3 जोन बनाए इन्होंने, 3 जोन बनाकर हम सब लोगों को कह दिया कि जोनल कमेटी बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को बनने के लिए अब शुरुआत है। अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अब जो शुरुआत हमारी हुई है, तो मेरे ख्याल अब आप देखेंगे, आप बताएगा आपको, और थोड़ी देर में, महीने 2 महीने में तो आपको एक हरा भरा पूरा बगीचा मिलेगा आपको इसका, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का, और जिसमें हम पूरी तरीके से हम दिल्ली का विरोध और जो लोगों की डिमांडें हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, उसके मुताबिक बोलेंगे। आजाद साहब ने भी 370 को लेकर बयान दिया, क्या कहते हैं, कश्मीर में नुकसान होगा?
नहीं, उन्होंने जो बात कही मेरे ख्याल समझने वाली बात है। कश्मीर कश्मीर के लोगों ने भी उस बात को समझा, पता नहीं किस अंदाज से कह रहे हैं, लेकिन 370 की बात जो उन्होंने कही कि 370 जो है वो एक लड़ाई सेपरेट है। वो लड़ाई, उस लड़ाई की तरफ अगर जाएंगे तो हम उसमें उसमें कुछ कूदते उछलते रहेंगे। 370 की लड़ाई तो जुडिशियल मैटर चला गया, सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा है, उन्होंने खुद कहा। फिर उन्होंने कहा कि 370 को अगर हमने लाना होगा तो दिल्ली में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो हम दिल्ली से ला सकते हैं। तो वो मोदी जी के पास है, वो मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 370, जो 370 के अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारा एजेंडा है पार्टी का, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो ये है कि हम इस रियासत के अंदर वापस रियासत बहाल करें, यूटी के अंदर रियासत बहाल हमारी डिमांड है, वो उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जमीन आपकी सेफ रहनी चाहिए, वो उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग नौकरी इसमें जो ओपन हो गया है यूटी बनने के बाद, इसको हम वापस बाहर का आदमी नौकरी ना ले, ये हमारा मैनिफेस्टो, ये हमारी सोच है। तो मैं यहां तक समझता हूं कि 370 को अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप उसको नजर मारें, 370 90% तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। अब जो उन्होंने डिमांड की है कि हम जमीन जहां पर बाहर का आदमी ना खरीदे, जबकि अब है इसमें, तो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि बाहर का आदमी ना खरीदे। तो मुझे बताओ, 370 का ही तो वो हिस्सा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब हमारी असेंबली बनेगी तो हम ये बिल पास करेंगे कि बाहर का आदमी जमीन न खरीदे और बाहर का आदमी यहां पर नौकरी ना करे। तो मुझे बताओ 370 में और क्या था? यही था। अब जो इशू है वो जुडिशियल में है, इशू है वो नरेंद्र मोदी जी की कोर्ट में है, जिन्होंने इसको खत्म किया है। तो अब उस इशू के अलावा उन्होंने कहा लोगों के बीच में जाएंगे, हम ये चीजें सेव करेंगे, तो उस एंगल से उन्होंने कहा। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई उसमें ऐसी बात है। आजाद साहब की बात करें तो 40 सालों से वो कांग्रेस की टॉप पोजीशन पे रहे हैं। एक बार राज्यसभा मेंबर सदस्य ना लेने पे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कितना सही बात? नहीं, ऐसी नहीं है। देखो, ऐसा है कि आप एक ही बात को सभी लोग समझते हैं। यहां तक मैं समझता हूं कि जहां तक आजाद साहब की सर्विसेज रही हैं, 40-50 साल आजाद साहब की सर्विसेज रही हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे कि क्या क्या सर्विसेज थी उसकी। जब संजय गांधी जी की डेथ हो गई, वहां इंदिरा जी अकेली पड़ गई, पायलट थे राजीव गांधी जी, तो इंदिरा जी के साथ तो आजाद साहब खड़े थे। मुझे बताओ कि वो कौन सी सर्विसेज थी? वो भी एक सर्विस थी, एक फैमिली के साथ, एक लीडर के साथ खड़े होना। उसके बाद जिस वक्त राजीव गांधी जी की डेथ हुई, इंदिरा जी की डेथ हुई, तो वो राजीव गांधी जी के पास खड़े हुए थे, राजीव गांधी जी को पॉलिटिक्स में लाया। सो इंदिरा जी ने कहा, जब संजय गांधी जी के साथ उनका मन नहीं था, लेकिन लाया उनको। फिर राजीव गांधी जी के साथ खड़े रहे इंदिरा गांधी जी के साथ। डेथ हुई जब इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद, जब राजीव गांधी जी के साथ खड़े थे, राजीव गांधी जी की जब डेथ हुई, तो सोनिया गांधी फैमिली उस वक्त बिल्कुल डिप्रेस थी, और उस वक्त तो वो पॉलिटिक्स का नाम लेकर राजी नहीं थे। इन्होंने फिर भी उस वक्त हालात को ठीक किया, सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे नरसिम्हा राव जी बने या कोई दूसरा बना, उनके साथ रहे। लेकिन आ जाकर इसी चौकड़ी ने फिर सोनिया गांधी जी को भी वापस लाया, जहां उनको हिंदी बोलने में दिक्कत थी, हिंदी सीखी उन्होंने, सब कुछ मेहनत की, उस मैडम ने भी, उन्होंने भी मेहनत की। तो आज मैं जहां तक समझता हूं कि हर घड़ी में वो वहां रहे। आज सवाल ये नहीं है कि वो राज्यसभा में बने या ना बने। आज वो अगर वापस आए राज्यसभा के लिए, तो आप देखो, नरेंद्र मोदी जी ने तो ओपन ऑफर दी थी कि आपको राज्यसभा में हम ले लेते हैं, तो नहीं गए वहां पर। अभी भी बहुत सी पार्टी उनको ले सकती हैं। वो आज जो उनके मन में था, जो हमसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेहनत करते हो, मैं भी करता हूं, मैं इस ड्यूटी को वापस रियासत लाना चाहता हूं और लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। इसमें क्या बुरा फैसला किया उन्होंने? वो तो उसमें क्या, जबकि पार्टी उनकी सुन नहीं रही थी। जब मैं खुद कह रहा हूं कि 3 साल 4 साल हम कहते रहे कि हमें टाइम दो, हम मिलना चाहते हैं, राहुल जी का नहीं मिल रहे थे। हमारे जैसे बहुत से लीडर थे, बहुत से एक्स मिनिस्टर्स थे। तो मैं यहां तक समझता हूं कि आज जो गुलाम नबी आजाद साहब का फैसला था, वो वक्त के मुताबिक आज जो कांग्रेस हाईकमान है, ये खाली आजाद साहब का नहीं है, इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी स्टेटों में ऐसा ही खड़े। अभी देखो आप राजस्थान के अंदर, आज अशोक गहलोत उनके बड़े नजदीक थे। आज जब वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी, ये तो आदमी हमारा है ही नहीं। तो बेसिकली दिल्ली जो इस वक्त कांग्रेस का जो कल्चर है, वो कांग्रेस वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। तो आज मैं समझता हूं कि जैसे आजाद साहब ने पार्टी बनाई, उसमें कहा कि मैं नेहरू जी की इज्जत करता हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, मुझे मालूम है कि उनकी सोच से मैं सहमत हूं और उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं हम लोग। उन्होंने इंदिरा जी को आज मानते हैं, वो आज महात्मा गांधी जी को मानते हैं, क्योंकि हम वो सेकुलर पार्टी बनाई हमारी, जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, और सेकुलर सोच लेकर। तो यहां तक मैं समझता हूं कि ये बातें, छोटी छोटी बातें लोग कहते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर, सारी यूटी जम्मू कश्मीर को आज अगर कोई दोबारा इसको ठीक पटरी पे लाएगा, तो गुलाम नबी आजाद साहब ला सकते हैं। लोग भी कहते हैं, ये मैं नहीं, लोग कहते हैं।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी कहीं ना कहीं लोगों में ये बात है कि मोदी और शाह का टैग लगा हुआ है, इस नुकसान को कैसे भरें? देखिए अमित जी, बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको बताऊं, जहां तक टैग लगने की बात अलग है, कुछ लोग बातें जिनकी आदत है, कहते हैं ना कि हमारे वो, मैं एक दफा किसी को बताता हूं कि एक किसी घर पे वो बहू आ गई, अच्छी बहू थी, मोहल्ले में चर्चा थी कि इनकी बहू अच्छी है, लेकिन सास को बात करने की आदत होती है। तो वो बहू जब अच्छी थी तो मोहल्ले वाले बड़ी तारीफ करते थे। एक दिन उनकी सास को कहा कि आपकी बहू बड़ी अच्छी है। अब सास को भी कोई बात उसमें ढूंढनी थी गलती, उसने कहा सारी बात ठीक है, लेकिन आटा जब गूंथती है तो हिलती है। अब जिन लोगों को बातें करने की आदत है वो डीपली इतिहास को नहीं जानते हैं, वो महसूस नहीं करते हैं क्या नहीं है। मुझे आप छोड़िए ना, पहले उसको बाद में देखना, जो चैनल देखो उसकी पूछ लेना, मैं यहीं कहीं नहीं जा रहा हूं, जो जो सवाल आएंगे मैं जवाब दूंगा एक एक का। जहां तक मैं अभी चीज बताऊं आपको कि गुलाम नबी आजाद साहब 1.5 साल से आप देख रहे हो कि जब उन्होंने अपना राज्यसभा से जब छोड़ने लगे थे, जब पहले तो उन्होंने ड्यूटी की फाइट की, उसके बाद जिस वक्त छोड़ा उन्होंने, तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि भरी सभा में, भरी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने उनकी तारीफ की और उनको कहा कि अगर वो लोग आपको एडजस्ट नहीं करेंगे हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद जितने भी लोग मोदी जी के, क्योंकि जो मोदी जी के भगत हो गए या कुछ और लोग ऐसे होते हैं, वो मोदी जी की बात सुनते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब बस बीजेपी में आगे आजाद साहब। किसने कहा? किसी और ने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा, या फिर जो कांग्रेस के अंदर जो उनको उनके खिलाफ थे, या बीजेपी की जो सेना थी, वो सेना बोलते हैं, उनकी सेना ने कहा, या फिर उन्होंने कहा ये आगे जी, अब जी आजाद साहब बीजेपी हो गई, ये मोदी जी ने कह दिया। फिर मोदी जी के लिए ये भी चर्चा चली, इनके लिए आजाद साहब के लिए ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। हम ये ना, आप क्या करोगे, अब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। हम कहते हैं यार क्या इनके लोगों की सोच है। फिर कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। कहां बने, कहां राज्यसभा बने, कहां वाइस प्रेसिडेंट बने, कहां राष्ट्रपति बने? पूछो उनकी सेना को कहां गए वो। फिर इनको भी पूछो, जो हमारे कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे जो बातें करने वाले। ये सारी वही बात आ गई कि वो मरे आटा तो गूंद रही है लेकिन हिल रही है। इसी तरीके से मैं आपको बात पर दूसरी तरफ में चला जाता हूं। अभी तो पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्ट्रेशन के लिए की है। अभी बी और सी कहना जो है ना, वो कितने अक्लमंद लोग होंगे बी और सी कहने के लिए, यहां भी चर्चा करने के लिए। लेकिन एक बात मैं वैसे इससे हटकर कह रहा हूं, मैं एज ए पार्टी नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों से पूछता हूं, रियासत जम्मू कश्मीर जो है, जहां तक हमने इतिहास देखा है, जो मेरी नॉलेज पे है, हो सकता है मैं गलत, मैं एज ए पार्टी पीडीपी में, सॉरी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा, मैं एज ए बीइंग एक सिटीजन होने के नाते मैं देखता हूं, जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, इतिहास में मेरी आदत बड़ी है, मैं पिछले इतिहास को देखता हूं, शायद आपके नॉलेज पे भी ना हो कि आप भी उसको चेक करना। रियासत जम्मू कश्मीर एक स्टेट, एक ऐसी रियासत थी, एंगल से लिया जाता है कि ये बिल्कुल सीरियसली लिया जाता है इस रियासत के अंदर। दूसरा, जब आपने देखा 47 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हमारी रियासत को उस एंगल से देखा जाए, जितने हमारे हिंदू वाटर ट्रीटीज के तहत जो हमारे पानी था उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन, वो शेयर हमें मिल गया, हमारा सबसे ज्यादा हमें कट मारा गया कि हम पानी पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो किसने किसने झेला? हमने झेला ना, रियासत जम्मू कश्मीर ने। फिर मैं दूसरी तरफ आपको ले जाऊं, जो आपने मुझे बात पूछी है, जो आपने बात पूछी है 370 इसकी रियासत की, यहां मैंने इतिहास में देखा है जहां जहां जो प्राइम मिनिस्टर, जहां रियासत के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, जैसे मैंने पहले कहा, प्राइम मिनिस्टर हो जिसमें अंदर जो विलय हुआ था जिस वक्त, उसमें जो कंडीशंस प्राइम मिनिस्टर की थी कि भाई यहां प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत थे, लोगों से पूछकर फैसला होगा। मुझे बताओ कि प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर डाल रहा है, प्राइम मिनिस्टर डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? क्योंकि उसकी नजर थी कि यहां कोई खराबी होगी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसको अंदर डाल दिया। कहीं आप इतिहास नहीं पढ़ोगे। उसके बाद आप दूसरी तरफ चले जाइए कि जितने जो जो भी पावर में रहा, चाहे सेंटर में किसी की भी सरकार हुई, चाहे वो कांग्रेस की हुई, चाहे जनता पार्टी की हुई, मोरारजी देसाई की, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुई, सेंटर की स्टेट के ऊपर नजर रहती थी, किसी की भी सरकार होगी वो नहीं चल सकती है जब तक वो सेंटर के साथ राब्ता नहीं रखेगी। ये बात जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल नहीं, यहां पर नजर रहती थी कि अगर हमारे बिना अगर आप पता भी हिलाओ, तो उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर बना, उससे पहले मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, 83 में जिस वक्त सरकार बनी, 81 में जब शेख साहब की डेथ हुई, तो 82 में दिल्ली की कंसेंट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया।
83 में जब उसकी सरकार बनी, जब देखा उसने 83 की सरकार जो 83 से लेकर 84 तक चली, फिर उसके बाद गुलशाह की सरकार आई। 83 से 84 की सरकार बनी, जब वो दिल्ली को रास नहीं आती थी, चाहे कोई भी सरकार हो, दिल्ली रास नहीं आती थी, तो यहां पर राशन तक शॉर्टेज आ जाती थी। यहां का फूड सप्लाई मिनिस्टर जाकर वहां, एच.के. भगत फूड सप्लाई मिनिस्टर थे, वहां जाकर धरना देकर बोल रहे बाली जी कहते थे कि हमें राशन दो। यहाँ की मतलब एज ए मिनिस्टर वहां चीफ मिनिस्टर ने करते थे। उसके बाद आप छोड़ो, जिस वक्त आप गुलशाह की सरकार बनी, जब उन्होंने दिल्ली ने सोचा कि अब जितनी देर चल सकती, जब नहीं चली तो उसको बिठा दिया। 89 में जिसको मिलिटेंसी हो गई तो डॉक्टर फरूक साहब तो निकल गए यहाँ से, कहते कि भाई यहाँ तो हालात खराब हो जाएंगे। 90 में 89 में 96 तक डिस्टर्ब रहा। जब फिर दोबारा इलेक्शन करवाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पार्टिसिपेशन करो, कुछ पार्टी कहें हमने करनी, कुछ ने नहीं करनी है। ये बिल्कुल दिल्ली कमांड करता है, दिल्ली ही कमांड करता है। उसको आप बी कहो, सी करो, डी करो, ई करो, जो मर्जी बोलते चलो आप, लेकिन दिल्ली अपने ढंग से लेता है। लेकिन उसमें हमारे राइट्स चले जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कुछ चीजें उनकी जरूरत के मुताबिक टाइट करते हैं वो। लेकिन जब डॉक्टर फरूक चीफ मिनिस्टर आया, उस वक्त मुझे लगता था वो खुद ओथ लेते समय रोया थे, कहते थे ये तो मुझे उसका ताज है, सिंह कांटों का ताज है मेरे सिर पे। तो उसने चीफ मिनिस्ट्री चलाई, लेकिन फिर भी उसने पार्टनरशिप की उसके साथ, क्या नाम है इसका, डॉक्टर फरूक का लड़का जो था वो सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मैंने जहां तक हमारी पार्टी का आजाद साहब ने कैटेगरिकली कहा कि मेरा बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा आपको, ये जिसने बात करनी है वो अपने ढंग से करे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि वो एक पॉलिटिकल सोच रखते हैं, वो एक विजनरी इंसान है। उसने जिसने देश में 50 साल सरकारों में रहा है, उसका ये मतलब नहीं उसने सरकार के में अंदर रहकर अपनी जो कमाई थी, अब खुद अगर पावर में आया तो मेहनत का फल लिया वो मेहनती इंसान है। तो उसी हिसाब से हम आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, 2.5 साल के अंदर जितने काम किए वो कितना कोई इंसान कर सकता है जो 2.5 साल के अंदर काम किए। इसलिए मैं यहां तक समझता हूं कि चाहे स्टेट के अंदर कोई भी सरकार बने, लेकिन सेंट्रल की सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो स्टेट को यहां पर फ्री नहीं चलने देती, या प्राइम मिनिस्टर को अंदर दे दिए इससे ऊपर क्या है। जहां तक मैं समझता हूं कि जमहूरियत ये कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो आदमी वोट देता है, मानता है, जब वोट से सरकार बनती है उसको जमहूरियत राइट मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और वो यहां तक मैं समझता हूं कि यहां पे हमारे यहाँ पे रियासत के अंदर, हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर दिक्कतें रहती है, यहाँ जो भी सरकार बनेगी, मैंने पहले ही कहा आपको। लेकिन फिर भी मैं जहां तक समझता हूं जो इस वक्त जो गुलाम नबी आजाद साहब है वो कोई ABCD नहीं है, वो सीधा आजाद साहब अपना मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत जो हमसे छीनी है वो वापस लेनी है, यहाँ जो राइट्स हैं लोगों के वो बहाल कर रहे हैं। यहाँ मैं जैसे आप देख लो, आज तो इतने लूट खसूट हो गई कि माइंड वाले बाहर से माइंस वाले, आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आप पहले मकान बनाते थे तो आपका 10,000 रुपए में मकान बन जाता था, अब 1.5 लाख में नहीं बनता है। एक गाड़ी आपकी बिजली की जो आती थी 2,000 रुपए की आती थी, अब 10,000 रुपए की आती है। अब जो लोग ये कहते हैं तो ये जी क्या नाम है इसका बातें करते हैं, आप उनको पूछोगे कहाँ मोदी जी जो गाड़ी हम 2,000 की लेते हैं अब 10,000 की आ रही है। आप इसी तरीके से एक एक चीज को गिने, माइन शॉप पे दे दी, सारा कुछ दे दिया। आपको जो 250-300 आदमी बेचारा बेरोजगार हो गया माइन शॉप वाला, उसका क्या कसूर था। अब हमारी कोई स्टेट इतनी कोई रिचेस्ट स्टेट तो थी नहीं, जब आपने झूठी बनाई, आपने बहुत सी बातें कही थी, इन्होंने कही थी, अब कहां गए वो। तो चलो मैं उन बातों पे नहीं जाता। आपने जो एक सवाल पूछा मुझे B और C D वाला, मैं जहां तक समझता हूँ आजाद साहब ने कैटेगरिकली कहा कि हम किसी की पार्टी, और खासकर उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ तो कभी सोच ही नहीं सकता। ये पॉलिटिकल एंगल से वो कहते हैं कि मैं मेल मिलाप हो सकता है, जैसे मैं कई दफा बाजार के अंदर निकलता हूँ, मुझे बीजेपी का आदमी मिलता है, मैं क्या सोचता हूँ कि वहां मैं लड़ूंगा, यहां मैं आपके द्वारा बोल सकता हूँ उसके खिलाफ। अगर मुझे नंदा मेरे सामने आ जाए, वो छोटा भाई है, मैं मिल सकता हूं उसके अंदर। लेकिन जो वो गलत पॉलिसी है उसको तो मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, चाहे नंदा हो, बदेव हो, सरब सिंह हो, किसी को भी बोल सकता हूं। आज ही मैं कई दफा आपको भी मैं कहूंगा कि मैं समझता हूं कि यहाँ पर DR कहते हैं सभी शेखी मारते हैं, यहाँ PRI लाई, यहाँ पर 3 टायर सिस्टम लाया। 3 टायर सिस्टम का मतलब क्या हो मुझे बताओ। पहले पंचायत के अंदर काम करते थे तो वहां टेंडर नहीं होते थे, सरपंच बेचारा काम करवाता था। आज टेंडर हो रहे हैं, वो रियासी वाला मोर काम ले रहा है, मोर वाला रियासी काम ले रहा है। कहां पंचायतें रही। 3 टायर सिस्टम में ये काम बनाया था इसलिए था कि जो वहां DDC बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, वो पंचायती राज को ठीक करेंगे, काम डेवलपमेंट करेंगे। पूछो इनको टेंडर क्यों करवा रहे पंचायत के अंदर, कौन सा प्रोसेस है आपका, मनरेगा कहां गई, लोगों को पैसे देने हैं। हाँ, PRI के सिस्टम के अंदर ये हो गया कि चेयरमैन को एक मौका मिला है कि वो कोई भी काम कर सकता है। अभी देखो रेलवे का उसका जुडिक्शन नहीं पड़ती है, रेलवे का कोई काम नहीं है, अब रेलवे की मीटिंग लेती है। रेलवे में क्या लोगों को बेनिफिट देगा वो, वहां रेलवे के जितने ठेकेदार होते हैं उनके साथ मीटिंग जरूर होती है उनके साथ उसने करनी है मीटिंग। वो PRI का कहां हिस्सा है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी समझो या उसकी समझो कि अपने ढंग से करते हैं। मैं चलो इन बातों में जब पॉलिटिकल इशू आएगा तो पॉलिटिकल स्टेज आएगी तो हम बोलेंगे,
लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो हमारी ड्यूटी बनी है उसमें हम सब लोगों को नुकसान हुआ है, खासकर जम्मू के लोगों को ज्यादा हुआ है। और आज की डेट में अगर इसको वापस दोबारा सर्वाइव कर सकता है या कुछ कर सकते हैं, वो सबकी नजर इसमें गुलाम नबी आजाद साहब के ऊपर है। यहाँ कोई दूसरी कोई आदमी नहीं नजर आता। बात करें कि आपने आजाद साहब ने जो डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, आपने कांग्रेस छोड़ी, ये आजाद साहब की लॉयल्टी थी या कांग्रेस पे दिल से नाराज थी? नहीं, देखिए लॉयल्टी किस पे होती है, लॉयल्टी उसकी वर्किंग पे होती है। जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का तल्लक है, मैं आपको चाहे आप मुझे बीता रखो, मेरे के मैंने जो उससे मुझे मिला है, चाहे मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना, एमएलसी बना, मिनिस्ट्री बनने के बाद जब मैं उनके साथ था तो मुझे डिपार्टमेंट जब देते थे, सभी लोगों को कुछ बातें अपने अपने ढंग से करते हैं। मुझे आप बीता रखो, कभी आज तक उसने बेचारे ने चाय का कप नहीं दिया मुझसे। तो मैं अब ये ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ तो लोग सोचे कि लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं रियासी से लड़ोगे या कटरा से लड़ोगे, क्यों घबराते हैं ये लोग, क्यों ये सोचते हैं? लड़ूंगा, मुझे पता है मैंने कहां से लड़नी है। ये लोग परेशान हो जाते हैं हमसे। लेकिन यहां तक मैं आपने कहा लॉयल्टी की सवाल ये नहीं है, इंसान की कदर करनी चाहिए। मुझे किसी ने चाय का कप पिलाया हो तो मैं लॉन्ग लाइफ तक उसको याद करता हूँ कि इसने चाय का कप पिलाया, उस इंसान ने तो काम किए। आज हमें वो ना कहे कि नहीं इलेक्शन लड़नी है, हम कहते हैं वो रियासत। अब जब हम लोग पब्लिक, हम बेसिकली जब हमने 30 साल दिए हैं तो पब्लिक के लिए दिए ना। जब पब्लिक का एक आदमी आ रहा है यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर हम कह रहे हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ इलेक्शन, मुझे कहो नहीं लड़नी है, लेकिन उसको चीफ मिनिस्टर तो देखना चाहते हैं, वो काम करेगा यहाँ। वो अभी जो यूपी आपकी यूटी की हालत है, यहाँ आप देखो धरने से धरने लगे हुए हैं, यहाँ दिल्ली वालों ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है यहाँ। अब ये लोग, अलग चीज है कि बांगड़े शांगड़े डालते हैं, लेकिन बुरी हालत है लोगों की। आज 8 साल से, ये कौन सी स्टेट है यहाँ 8 साल से पावर सरकार ही नहीं, 3.5 साल गवर्नर रूल रखा है। हमने कौन सी गलती की है? आपने कोई स्टेट बनानी है, कोई ड्यूटी बनानी है, पहले तो ड्यूटी बनाकर गलत किया, अगर कुछ तरक्की करनी, 3 साल गवर्नर रूल तो कोई बात होती है किसी चीज। अब आज कहते हैं, आप मुझे बताओ, आपकी बात एक बात में जवाब तो धोखे ही कहते हैं जी, जो आप कहते हैं बी पार्टी सी पार्टी। मुझे बताओ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई है, अगर मैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चलता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ मरोड़ की है, जिस ढंग से बनाई है, तो मैं अगर उनके साथ, वो अगर उनके रिलेशन अच्छे थे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों खराब हुई? आज उसको भी छोड़ो, गुलाम नबी आजाद साहब ने इलेक्शन लड़नी थी, जहां से लड़ते हैं वो एमएलए बनते थे, वहां 40% पॉपुलेशन थी, 45% पॉपुलेशन थी मुस्लिम की उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, और 55% थी हिंदू की। आज वहां 85% हिंदू कर दी और 15% उन्होंने मुस्लिम को रखा है। मुझे बताओ कि अगर वो बी पार्टी थी, अगर वो उसके रिलेशन अच्छे थे, तो आजाद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों इस ढंग से बनी है? ये बेसिकली ये ABC नहीं है। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे ना, ये लोगों के अभी जो लोगों के जहन में जो चीजें हैं ना, वही बात कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों की आदत है कि जनाब आटा दे, वो गुना दी है, लेकिन थोड़ा लाकीला है। अब उनको कैसे रोक सकते हो? उनको नहीं रोक सकते। अभी डिलिमिटेशन की बात की है, कितना फायदा होगा श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनने से? देखिए, अगर वोटर समझदार होगा, वोटर अगर बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है वोटर के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, अच्छी बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, लेकिन छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती, काम करने की। आज हमारी जरूरत है, आप बुमा के अंदर चले जाओ, जैसे मैंने परिक्रमा करी, वो बेचारे गरीब लोग हैं, वहां तहसील दी हुई है, तहसील अभी भी रियासी ऊपर नहीं जा रही। वहां वो कहते हैं जनाब जब रोड बनेगी तो फिर तहसील जाएगी, रोड 60 साल नहीं बनेगी, ब्लॉक नीचे है। अब वहां जरूरत है, अब आप अपने गांव में ले लीजिए, आपके वहां नियामत और ब्लॉक बन गई है, तो आप सब लोग खुश हैं, इस वक्त पेंसिल वाले सब कुछ मिल गया, लेकिन वहां वो जो खुशी है वो गलत खुशी है। वहां चाहिए हमें AW का दफ्तर, हमें चाहिए ZU का दफ्तर, हमें चाहिए ट्रेजरी। तो अगर आप कहोगे नहीं हम यहाँ पैंथल आकर खुश हो जाएंगे, वो नहीं है। अगर आपने कहीं किसी की नकल करनी है तो बाहर जाकर देखना चाहिए, हर 4 किलोमीटर के बाद आपको तहसील और डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। यहाँ क्यों नहीं बन सकती तहसील? बनाए, अभी है जहां पर, जहां लोग जाते हैं, जो खड़े होते हैं जहां पर, वो कहते हैं, वो मांगे ना MP साहब से, वो उसको राजेंद्र महंगी को कहो, राजू को, वो ऐसे ही चूंगे में बन गया है, उसको कहो वहां जाकर तहसील लाए, वहां पे जाए, महंगी साहब कहे, वहां जाकर उसको MP को भी तहसील दो, मुझे ट्रेजरी दो, ZU दफ्तर दो, बनाए ना उसको शहर अच्छे तरीके से। लेकिन ये काम हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहां तक समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो वोटर पे डिपेंड करता है कि वोटर किसको चूज करता है। वोटर चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी मर्जी बनाए, हमने जिस मर्जी अपने ढंग से बनाए, वोटर के अंदर कैंडिडेट को अगर वोट मांगने जाएगा और वोटर देने वाला ये देखेगा कि कैंडिडेट कौन अच्छा है, तो फिर मैं समझता हूं, तो वो वोटर अगर मोदी जी को देगा या किसी और को देगा या गुलाम नबी आजाद साहब को देगा 5 मिनट के लिए, तो वो वोटर थोड़े हुआ कोई, वो तो खाली ऐसे हुआ ना। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक कैंडिडेट को देखकर जब वोट मिलेंगे तो फिर डेवलपमेंट होगी। तो इसी तरीके से हमें कोई फर्क नहीं है जो काम करने का शौक रखता हो, चाहे वो किसी जगह पे भी कंटेस्ट करे।
उसको काम करने का शौक होना चाहिए, विजन होना चाहिए। कटरा की बात करेंगे। पिछले जब म्यूनिसिपैलिटी का जो टेक ओवर था, श्राइन बोर्ड ने ले लिया घोड़ा पिट्ठू का, कटरे में काफी हद तक विकास पर फर्क पड़ा, क्या कहें? देखिए, जहां तक घोड़े पिट्ठू का लिया है तो उसमें कई त्रुटियां घोड़े पिट्ठू की थी। उसमें थी, घोड़े पिट्ठू बेचारे जो काम करने वाले उनके नहीं थी, उनके आगे चलने वाले थे जिनके पास लगाम थी। उन लगाम की वजह से सारा सत्यानाश हुआ। 20,000 आदमी काम करता था, 25,000 आदमी आज 4,000 पे काम कर रहे हैं। आगे वो भी खतरा है कि जिस तरीके की लगाम चल रही है तो मुझे लगता है कि वो भी चला जाएगा। रही बात उस वक्त की, उस वक्त सबसे ज्यादा रोल जो विधायक थे वहां पर, यहाँ पर इन्होंने गवर्नर को खुद जाकर कहा कि ये घोड़ा पिट्ठू ले लो। ये खुद कई दफा कहते हैं, बलदेव जी थे उस वक्त, कहते हैं मैंने गवर्नर को कहा। तो जब जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने कई दफा इसको रुका भी था। जब मैं एमएलए था तब भी, उससे पहले भी हम कई दफा, क्योंकि हमारी जो यात्रा जहां आती है 1 करोड़ यात्रा आती है, हमारा कटरा फैल रहा है। कटरा की सैर सफाई करनी हो, गलियों के काम करवाने हो, सरकार पैसे नहीं देती। सरकार जो पैसे देती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को या म्यूनसिपलिटियों को, उसकी पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से देती है। जब परसेंटेज के हिसाब से देंगे, हमारी खुद की पॉपुलेशन है यहाँ पर 8,000 या 9,000 या 10,000, तो 10,000 की पॉपुलेशन में अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 40,000 तो रोज का आता आदमी, तो 10,000 आदमी और 40,000 कर लो, 50,000 आदमी, तो उस हिसाब से पैसे यहाँ नहीं आते थे। ये एक सोर्स हमारा था। पहले एक टाइम पे धड़क होती थी, दर्द से पैसे आते थे। फिर उसके बाद लारी अड्डे तो है ही, ये घोड़े पिट्ठू थे। घोड़े पिट्ठू में जब इन्होंने छीना तो हमने उस वक्त काफी कोशिश की थी, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें लीकेज वगैरह कहीं शिकायतें थी। चलो उसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए था। उसमें उस वक्त विधायक जी ने लिख कर दिया था। अब जहां ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि म्यूनसिपलिटी की बात है, कटरा म्यूनसिपलिटी की, तो यहाँ इन्होंने घोड़े, उनकी जो श्राइन बोर्ड का एक था, एक लॉजिक ये था कि इसको वहां पर जो जिनके पास लगाम है वो मिसयूज हो रही थी वहां पे। दूसरा पार्ट ये था कि वहां जो घोड़े पिट्ठू के पास जो काम था, वो कहते हैं जुडिक्शन हमारी आती है दूसरी जगह वैष्णो देवी, लेकिन वो घोड़े की आती है। जो पिट्ठू का काम करता है बेसिकली क्या होता है, टैक्स वहां लगता है जब जहां से टेकअप होता है, शुरू होता है। कटरा एक बेस कैंप है, यहाँ से वैसे होटल है, गेस्ट हाउस है, जो भी पिट्ठू जाएगा यहाँ से काम करेगा। तो श्राइन जो वो पिट्ठू भी ले गए हमसे। अब मैं कई दफा म्यूनसिपलिटी वालों को कहता हूं कि आप अगर कागज निकालेंगे तो आपके पास टैक्स इंपोज करने की पावर है, और आपने टैक्स इंपोज का एक्ट बनाया हुआ है। उसके मुताबिक जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है घोड़े पिट्ठू की, घोड़े की चाहे कोई करे, लेकिन पिट्ठू की रजिस्ट्रेशन आपसे होती है। तो मैं यहां तक समझता हूं कि उससे नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए या तो वो है या श्राइन बोर्ड पैसे देता है, जैसे वो कहते थे विधायक जी हमें 10 करोड़ मिलेगा, 8 करोड़ मिलेगा, तो वो तो पता नहीं किस खाते में गया, मिला नहीं मिला। लेकिन आज मैं समझता हूं कि जब म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन हुई, हमने सबसे बोला कि हमारे कैंडिडेट को वोट दोगे, हम अच्छे तरीके से कमेटी बनाएंगे और उस ढंग से यहाँ पर चलाएंगे कि जिससे आपकी इनकम जनरेट हो। यहाँ इनकम जनरेट हो सकती है जब कमर्शियल स्टेशन हो, आपका कमर्शियल एरिया के अंदर अगर आप म्यूनसिपलिटी हो, कटरा के अंदर इनकम जनरेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन टीम अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ये टीम अच्छी है बुरी है, लेकिन आपने जो मुझे कहा कि आज कटरा के अंदर म्यूनसिपलिटी चाहे तो इनकम आप सोर्सेज क्रिएट कर सकती है। अब ना चाहे वो अपने ही काम में लगे रहे कि भाई बन गया है, अब सीधा टेलीफोन में एमपी साहब से नीचे बात नहीं होती हो तो जरूर कुछ हो क्या करें। अभी मौजूदा अगर हम बात करें, 31 नवंबर के हादसे के बाद श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए कह रहा है कि हमने RFID शुरू किया है, पर कटरा में काफी लंबी लाइनें दिखी दी है, क्या कहें? देखिए, ये इशू तो बड़ा है। अभी तो आपने ये तो आज आपने 8-10 जगह पे शामिल होकर इशू पूछ ली है। पहले क्योंकि एक तरफ आप चल रही है, आपने गाड़ी चारों तरफ चल रही है, लेकिन आप कभी मौका मिलेगा श्राइन बोर्ड की बात करेंगे। बेसिकली श्राइन बोर्ड जो बना है, डेवलपमेंट कर रहा है या जैसे यात्री की फैसिलिटी के लिए, लेकिन जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से नहीं। ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन चुका है, उसकी कैसे इसको सुधारना चाहिए, उसकी एक बदकिस्मती ये है कि श्राइन बोर्ड जो है, मैं कहना नहीं चाहता जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी पहले। अब तो वहाँ कार्य करने की मीटिंग उनके दफ्तर, उनके कम्प्लेक्स में होती है। जब कार्य करने की मीटिंग होती है, सेंटर की सरकार उनको पीछे सपोर्ट करती हो, तो वो जो मर्जी धांधली कर सकते हैं, उनको कौन पूछ सकता है? जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज हमें भी दुख होता है कि पहले हमें दुख था, ये तो अभी जो नया सिस्टम चलाया है इसका बातचीत है, लेकिन पहले भी यही था कि लाइन लगती थी। हम कई दफा सीओ को कहते थे, तो हमने कहते थे कि ये गलत सिस्टम है, क्योंकि हमने अगर एयरपोर्ट की फ्लाइट की फैमिली की टिकट लेनी हो तो हम फैमिली की टिकट लेते हैं, तो हम आनी जाती पूरी फैमिली नेट में निकल आती है। टिकट लेने के बाद जब एयरपोर्ट के अंदर जाना है तो वहां हमारा आई कार्ड चाहिए। आजकल तो सिंपल आधार कार्ड बना हुआ, उसके बिना जाने नहीं देते हैं। इसी तरीके से जो एक मजाक सा किया हुआ यात्री के साथ कि आप पहले लाइन पे लो,
पूरी फैमिली लेकर बुश का, कोई किसी ने सिर पे उठाया, किसी ने पाँव के अंदर रखा, बच्चे को उठाया, कोई गर्दन पे, वो बेचारा लाइन पे लगा हुआ है। फिर आप नया सिस्टम बना दिए कि आपका फोटो खींचेगा, आपको यहाँ क्या जरूरत पड़ी है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप कहीं गुम हो जाओ। आज इस 10 साल में, पिछले 50 साल में मुझे बताओ कितने लोग गुम हो गए वहां पर। ये बेसिकली एक अफसरशाही है। अब अफसरशाही को हम कितनी सजेशन देंगे, कौन सुनेगा वहां पर। अब ये बदकिस्मती ऊपर से झूठी है, ऊपर से ड्यूटी में तो वैसे भी बादशाही अफसरशाही भी है और दिल्ली की सरकार की भी है, और जितने उनके वो जो भगत हैं वो ज्यादा उसके गुणगान करते हैं। चाहे वो कभी चले जाओ, सीईओ पास आएगा तो सीईओ की इतनी स्टोरी सुनाएगा, सीईओ बस उसको तो खुदा बना देंगे। जिस तरीके से अब डीसी आएगा, डीसी को खुदा बना देंगे। ये बेसिकली हम लोगों की भी गलती है। जब हम कई दफा, हमें भी घुटन होती है पार्टी से, तो कई दफा कहते हैं कि आप मिलते कम हो, नजर कम आते हो, कहाँ मिलेंगे। अब जब मिलेंगे तो हमें खुद चढ़िया हो सकता है, बाजार में खड़े होकर हम लड़ना शुरू कर दें। ये तो 24 घंटे इनके दफ्तरों में बैठे, इनके घरों में और दुकानों में बैठे होते हैं अफसर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे। यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट ये लगता है कि किसी जगह पे आपको कहना नहीं चाहता, कहीं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ये अफसर है जो इस क्या नाम है इसका, इस ड्राई फ्रूट वाले का दोस्त है। तो इसलिए मैं छोड़ो, आपको जब वक्त आएगा हम देखेंगे। ये थे जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने कटरा सहित सियासी गर्मियों पर पूरी जानकारी दी और अपने जवाब रखे हैं। अभी इनसे और भी बातें करेंगे अपने आने वाले इंटरव्यू। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। जय माता।